नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर आई सरकारों वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव का जनन तंत्र, जिसके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और साथ ही हमने लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं उनको डिस्कस किया था। आशा है आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा। आज हम निबंधात्मक प्रश्न की बात करते हैं, तो चलिए कॉपी फटाफट तैयार रखिए, कॉपी पेन, और शुरू कीजिए मेरे साथ। तो पहला है जिसमें मनुष्य में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, आपको पता है कि जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में क्या क्या होगा। वृषण बनाने हैं आपको, ठीक है, अधिवृषण है, फिर यहाँ से क्या जा रही है, आपकी शुक्रवाहिनी जा रही है। कहाँ जाके खुल रही है? शुक्राशय में जा रही है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं आपकी, ये शिशन है, ये मूत्रमार्ग है, साथ में ये जनन छिद्र भी है ना, मूत्र जनन छिद्र कहते हैं इसको। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा है ना, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, शिशन, अधिवृषण, वृषण और मूत्रमार्ग, इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा नामांकित चित्र बनाना है। और उसके बाद फिर नर जनन तंत्र के पूरे जो अंग हैं आपके, उनके बारे में लिखना है कि जैसे प्राथमिक जननांग क्या होते हैं, वृषण होते हैं। तो फिर वृषण के बारे में आपको सारी जानकारी देनी है। यहाँ पे ये देखिए, ये इसके एसेसरी रिप्रोडक्टिव अंग हैं, है ना। वृषण कोश है, अधिवृषण है, शुक्र नलिकाएँ, शुक्रवाहिनियाँ हैं, और शिशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्रंथि है, ठीक है। ये सारी इसके साथ इसके एसेसरी रिप्रोडक्टिव अंग हैं। वृषण के बारे में बात करेंगे कि वृषण जो है वो बाहर की ओर होते हैं, है ना, उधर गुहा से बाहर की ओर होते हैं। और वृषण कोश की दीवार जो होती है पतली लचीली होती है। इस तरह से इसका चित्र बना करके आप ये बता सकते हैं, ये वृषण कोश है ना, ये वृषण है आपके, ठीक है। इसके बारे में आप जानकारी देंगे। फिर इसके भीतर की और कैसे इसकी ये जो है ना, डक्टस डिफरेंस है, टेस्टिस वेसल्स हैं, एपिडिडाइमस इधर होता है, इसकी स्किन है, डार्टोस मसल्स होते हैं इसके अंदर कॉमा के आकार के, ठीक है। ये इस तरह से ये पूरी की पूरी इसकी डायग्राम के साथ, नामांकित डायग्राम के साथ आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। प्रत्येक वृषण कोश की गुहा जो है एक सक्रिय वृषण नाल जो होती है उससे जुड़ी होती है। ये वृषण नाल है, इसको वृषण नाल लिखेंगे ना, वृषण नाल से जुड़ी होती है। ये देखिए, ये रही, है ना, ठीक है। आपने देख ली ये वाली। वृषण की संरचना और कार्य के बारे में आप बताएंगे कि वृषण जो है वो कैसा होता है, यानी 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 से 15 ग्राम का होता है। इस पे आवरण पाए जाते हैं जिन्हें वृषण खोल कहते हैं। बाहर की ओर यौनिक कुंचक होती है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है भीतर की सतह पर श्वेत कुंचक होती है, ठीक है। ये श्वेत कुंचक है, ये बाहर की है ना। इस तरह से ये पूरा इसका डायग्राम बनाना है, साथ में नामांकन भी करना है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे सेप्टल टेस्टिस, ये पट्टियाँ पाई जाती हैं ना, ये हैं आपके सेप्टुलर टेस्टिस, है ना। और ये कैसे होता है, प्रत्येक वृषण जो है 250 से 300 पिंडकों में विभक्त रहता है। ये आपको लिखना पड़ेगा। 2 या 3 महीन कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये जो दिख रही हैं आपको कुंडली, है ना, कुंडली नुमा, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिनको शुक्र जनक नलिकाएं भी बोलते हैं। ये देखिए इसमें, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर चित्र बनाना है इसका, जिससे सारी चीज़ें आपको चित्र में ही समझ आ जानी चाहिए। लिखने का कार्य हम बाद में साथ के साथ करेंगे, लेकिन चित्र बनाने से ही हमको सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। इस तरह का चित्र बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संयोजी ऊतक में अंतराली जो इंटरस्टिशियल जो है कोशिकाएं होती हैं, यौन लैंडी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करती हैं, जिसके कारण पुरुष में द्वितीय लैंगिक ना इंटेस्टाइनल ये सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। फिर सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उसके चारों ओर संयोजी ऊतक का बना हुआ झिल्ली में जो है आवरण होता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है जनन उपकला होती है। ये देखिए, इसके अंदर जनन उपकला, ठीक है, का एक स्तर पाया जाता है। ये एपिडिडाइमिस का पार्ट है, ये वाला, है ना। फिर
अब इसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्राणु जनीय कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं, और साथ में ये सारी की सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं, और ये बीच में ये क्या है, ये आपकी हैं आलंबन कोशिकाएं या सपोर्टिंग सेल्स हैं, जिनको सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो शुक्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये आपको अच्छी से ध्यान होना चाहिए, है ना, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर आलंबन कोशिकाओं के बारे में आप लिखेंगे और उसके बारे में पूरा बताएंगे कि इनकी संख्या जो है कम होती है, ये आकार में बड़ी होती है, स्तंभाकार होती है, पोषण का कार्य करती हैं, है ना। और ये रिसर्टोली की सेल्स, ये रिसर्टोली की सेल्स ये पोषण का कार्य करती हैं और क्या करती हैं, शुक्राणु पूर्व कोशिका में जो सहायक अनावश्यक रूप से जो कोशिका द्रव्य होता है उसको विघटन उसका भी करती हैं, और साथ में FSH जो हार्मोन है शुक्राणु के उत्पादन को प्रेरित करने वाला, उसके लिए इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के बारे में आप लिखेंगे। ये सारी की सारी बात आप नर जनन तंत्र के बारे में लिख रहे हैं ना। वृषण है, वृषण के बाद फिर उस पर आप सारी जो नलिकाएं आ रही हैं उसके बारे में भी लिखेंगे ना। एपिडिडाइमस के बारे में लिखेंगे, उसके बाद आप शुक्र नलिकाओं के बारे में लिखेंगे कि इस तरह से ये सारी शुक्र नलिकाएं जो हैं, छोटी छोटी नलिकाएं जो हैं वो घने जाल में खुल जाती हैं, और क्या बोलते हैं उसको, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए रेटी टेस्टिस है ना। और इससे लगभग कितनी 15 से 20 संवलित नलिकाएं जो हैं वो निकलती हैं, जिन्हें शुक्र वाहिकाएं या अपवाही वाहिकाएं जो हैं वासा एफरेंशिया बोलते हैं। फिर इसके बाद ये नलिकाएं वृषण की अग्र या ऊपरी सतह पर पहुंचकर एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। ये देखिए ये सारी की सारी यहाँ पे कहाँ खुल रही हैं, ये एपिडिडाइमिस है, तो ये सारी नलिकाएं यहाँ पर ये देखिए यहाँ खुल रही हैं, ठीक है, एपिडिडाइमिस में खुल रही हैं। और शुक्र वाहिकाओं का जो आंतरिक स्तर है वो उपकला कोशिकाओं का होता है, और मानव के साथ साथ अधिकांश स्तनधारी जंतुओं में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का जो परिपक्वन है वो कहाँ होता है, उदर गुहा में अधिक तापमान के कारण संभव नहीं हो पाता है। जो कि बात मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई है कि जो उदर गुहा है उसका तापमान जो है ज़्यादा होता है, इसीलिए वृषण जो है वो बाहर की ओर होते हैं। वृषण कोश में जो तापमान है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहता है ना, जिससे शुक्राणुओं का परिवर्धन जो है वो सुगमता से हो सकता है। सर्दी के मौसम में वृषण कोश का ताप जो है वो कम होने लगता है, जिससे वो सिकुड़ करके उदर गुहा के समीप आ जाते हैं, जिससे कि उदर गुहा से थोड़ा सा ताप लेकर के और उनका ताप का नियमन हो जाए। फिर एपिडिडाइमस की बात करेंगे तो एपिडिडाइमस में जो है आपको पता है कि वृषण के ऊपर की ओर ये साइड लगा हुआ होता है, और इसमें इसकी दीवार में बाहर की ओर पेशीय स्तर और आंतरिक जो स्तर है वो उपकला का बना हुआ होता है। ये देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण और उसके बाद पुच्छक अधिवृषण, ठीक है। ये आपका हेड हो गया, ये थोड़ा चौड़ा है, दिखा है आपने, ये चौड़ा है तो ये हेड है, ठीक। फिर ये बॉडी है और फिर उसके बाद ये टेल है। तो ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। एक एक करके आप इसके बारे में बताएंगे कि ये चौड़ा भाग होता है, अपवाही सारी की सारी नलियाँ आकर के यहाँ पे जुड़ती हैं। इसके बाद जो है ये बॉडी पार्ट है, इसका चपटा और पतला होता है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे ये पुच्छक पार्ट है ना, और वृषण के निचले पार्ट को ये ढके हुए रहता है, ठीक है। पूरा इसके बारे में अब बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम शुक्र वाहिनी की। तो आपको पता है कि लास्ट जो टेल है अधिवृषण की, वहाँ से क्या निकलती है, शुक्रवाहिनी जो है वो निकलती है। ये देखिए रेड कलर की, ये दिख रही, ये देखिए एपिडिडाइमस है, और ये देखिए यहाँ से ये आपकी निकल करके और ये शुक्रवाहिनी जा रही है ना। और कहाँ तक जा रही है, इसकी भी जो भीतरी सतह है वो कूट स्तरित स्तंभी उपकला की बनी हुई होती है, और कुछ तरल पदार्थ जो है उसका स्राव करती है। जो तरल पदार्थ क्या करते हैं, इसको चिकना बनाते हैं, जिससे शुक्राणु जो है इसमें आराम से गमन कर सकें, ठीक है। इसकी दीवारें जो हैं वो तरंग गति उत्पन्न करती हैं, जिससे शुक्राणु जो है वो आगे की ओर खिसक सकते हैं। और शुक्रवाहिनी अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारंभ होती है तथा वहाँ से होकर के ऊपर की ओर वृषण नाल से होकर के उदर गुहा में मूत्राशय के पश्च तल, ये देखिए यहाँ पर क्या बनाती है, ये पश्च तल पे की ओर नीचे की ओर मुड़ जाती है ना। और अंत में एक फूला हुआ क्या बनाती है, एम्पुला बनाती है। ये देखो ये पार्ट, ये क्या है,
फूला हुआ पार्ट बनाती है, एम्पुला। ठीक है, इसके अंदर पहले क्या रहते हैं, इस भाग में शुक्राशय की ये छोटी वाहिनी आकर के खुलती है और यहाँ पर क्या रहते हैं, शुक्राणु रहते हैं। इन दोनों के मिलने से एक स्खलनीय वाहिनी का निर्माण होता है। एम्पुला जो है फूला हुआ पार्ट है ना, और इसमें शुक्राणु जो है अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं और स्खलनीय वाहिनियाँ अंत में क्या करती हैं, मूत्र मार्ग में जाकर के खुल जाती हैं। फिर मूत्र मार्ग जो है, मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकल करके स्खलनीय वाहिनी से निकल करके मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग में पहुंचती है, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसके जो छोर पर क्या होता है, मूत्र जनन छिद्र होता है, जिससे कि शुक्राणु बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि पूरा नर जनन तंत्र आपको इस तरह से बिल्कुल एक योजना के रूप में लिखना, योजना क्रमबद्ध रूप में आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। पहले चित्र बनाना पड़ेगा नामांकित और फिर उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।